दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज हम लोग बातें करने वाले हैं नेपाल पे कि नेपाल में जो स्थिति है ये बहुत ही चिंताजनक है। इस स्थिति के बारे में हमें बहुत विस्तार से जानने की ज़रूरत है कि ये हालात जो अभी पिछले कुछ सालों से हमारे भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं, इन कई पड़ोसी देशों में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें अनरेस्ट होता रहा है। अफगानिस्तान में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल में ये अनरेस्ट हो रहा है युवाओं के ज़रिए। ये बड़ा सोचने का विषय है। हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इसके कारण क्या हैं। अब ये जानना यहाँ आपको बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो ऐसे कारण होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश, राजनीतिक साजिश या किसी देश का प्रभाव या उसके ज़रिए वहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश किसी न किसी देश के कारण। और उसमें एक देश ऐसा है हमारे पड़ोस में जो विस्तारवादी, यानी उसका काम है अपना एक्सपेंशन करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन चूँकि ये नेपाल में जो यहाँ के राजा थे, राजतंत्र था, वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ राजतंत्र था और वो राजतंत्र ख़त्म होकर के वहाँ लोकतंत्र आ गया। तो इसमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें उसके शुरुआत की चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये हुआ कैसे। और ये सारे घटना चक्र को जब तक आप विस्तार से जानेंगे नहीं तो ये समझ नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं कि ये किंग वीरेंद्र और प्रिंस दीपेंद्र, ये बड़ी मशहूर घटना है। ये वो घटना है जिसने नेपाल की सारी स्थिति बदल के रख दी है। आज जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है। हमें यहीं से इसको समझने की ज़रूरत है। इन दोनों लोगों की फ़ोटो मैंने आपको लगाई है, दिखाई। अब इस पर मैं आपसे बात को बताना चाहता हूँ। ये जो अभी अनरेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स के ज़रिए या युवाओं के ज़रिए, उसके पीछे के कारण क्या हैं। तो चलते हैं इतिहास में और देखते हैं कि 1 जून 2001, ये डेट आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। 1 जून 2001 ये वो घटना थी जहां एक राज परिवार के लोगों का कत्ल होता है। अब कत्ल करने वाला कौन है? उन्हीं के परिवार का एक सदस्य है जो वहां गोलीकांड होता है। कहां होता है ये? रॉयल पैलेस, शाही निवास काठमांडू में। युवराज दीपेंद्र ये अपराधी है। ये अपराधी कौन है? युवराज है दीपेंद्र। और ये इसने 9 लोगों को, जिसमें राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या सहित शाही परिवार के 9 सदस्य ऐसे थे जिनको गोली से मार दिया गया। और इसने खुद को, अपने आप को भी गोली मार लिया था, लेकिन गोली इसके सर में लगी थी। अब ये एक बहुत ही ऐसा विषय है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जिसके पीछे एक रहस्य है, क्योंकि गोली इनके सर में लगी और इनकी मौत 3 दिन के बाद आईसीयू में हुई। तो ये यहाँ पर ये समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ को नहीं समझेंगे तो आगे की चीज़ें समझना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं इसका। किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का राजनीतिक विश्लेषण करना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मालूमात में कुछ कमी रह जाएगी। क्या है ये घटना? नेपाल में ये घटना इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ है। ये घटना इतिहास का सबसे बड़ा
मोड़ है जहां से ये सारी चीजें हुई। इस नरसंहार के बाद राजशाही नैतिक और राजनीतिक वैधता को गहरी चोट पहुंची। इन दोनों चीजों को बहुत गहरी चोट पहुंची। देश में असुरक्षा, अविश्वास और राजनीतिक साजिश की थ्योरी चलने लगी, फैल गई। जनता और राजनीतिक दलों के बीच राजशाही की विश्वसनीयता लगातार घटती रही, जिसका सीधा असर 2006 के आंदोलन में हुआ। जन आंदोलन के अंतर्गत 2008 में राजशाही के पूर्ण अंत दिखाई दिया। यानी जो घटना 2001 में रची गई थी, जहां कत्ल किया गया था, उसके बाद 2006 में एक घटनाक्रम हुई और अंततः 2008 में, ये बहुत नोट करने की चीज है आपको कि 2008 में जो वहां का राजशाही तंत्र था वो खत्म हो गया वहां से, और लोकतंत्र की शुरुआत हो गई। कब से हुई, कहां से हुई? 2008 से हुई। तो ये डेट आपको याद रखना जरूरी है कि आखिरी राजा वहां के 2008 में थे। उसके बाद जो अभी हालिया स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, वो स्थिति क्या है? अभी की स्थिति जो अनरेस्ट हो रहा है, उसके पीछे हालिया में कई कारण हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया का बैन करना। सोशल मीडिया को सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया। यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने यह कहा कि जितने भी ये सोशल मीडिया साइट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन पे उन्होंने बैन लगाया। लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो खास करके जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, यानी यहां पर जेन नेक्स्ट, जेन जेड, इन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर आघात है, चोट है। ये किसने कहा? ये कहा जेन जेड ने। इसको नोट कीजिए कि भाई ये जेन जेड क्या है। और आज भी आप कहीं भी पेपर और न्यूज में पढ़ रहे होंगे तो सुन रहे होंगे कि जेन जेड का नाम आता है। तो जानते हैं कि ये जेन जेड है क्या? इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी समझने में थोड़ी दुश्वारी आएगी। अब ये देखते हैं, सामान्य तौर पे 1997 से लेकर के 2012 तक में जितने बच्चे ने नेपाल में जन्म लिया, जिनकी उम्र आज के डेट में लगभग 15 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की हो गई। कितनी? 15 से लेकर 28 वर्ष तक के जो बच्चे यूथ हैं, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ, इन लोगों की तादाद लगभग 3 करोड़ है। कितनी है? लगभग 3 करोड़। और जो वहां की आबादी का 35% है। यही है वो जो जिनके बारे में बात आ रहा है, जिनको हम कह रहे हैं जेन जेड। ये जो जेन जेड हैं, ये वही युवा वर्ग के लोग हैं जिन्होंने ये सारी वहां पर हंगामा हो रहा है, इसके पीछे ये लोग हैं। लेकिन ये एक तत्कालिक कारण है, लेकिन इसके बहुत सारे और कारण हैं। उसमें एक भ्रष्टाचार जो अनफेयर मीन्स हुआ, जो वहां पर लूट हुआ, यह भी एक कारण है। इसमें सबसे शुरुआत इसकी कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है 2017 से। 2017 में एक विमान खरीदा गया, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, अरबों रुपए का घोटाला हुआ। लोग इसको कहते हैं कि इससे नेपाल की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा। ये 2017 की घटना है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये एक वन ऑफ द रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो माना जा रहा है वो है वहां की बेरोजगारी दर। 22% बेरोजगारी है। 22% लोग बेरोजगार हैं। और ऑन टॉप ऑफ दिस जो वहां का इन्फ्लेशन रेट है,
जिसको हम कहते हैं गरीबी दर, इन्फ्लेशन, ये भी 20%, यानी एक्सट्रीम दर्जे की बेरोजगारी और एक्सट्रीम दर्जे का महंगाई, ये दो तत्कालिक कारण हैं। और सोशल मीडिया का बैन, ये वो कारण है जिसकी वजह से वहां पर ये स्थिति उत्पन्न हुई, और नतीजे में वहां पर आज जो आप देख रहे हैं उसके तमाम चीजों के पीछे, अनरेस्ट के पीछे की कहानी वो यही है। दूसरी ओर अब ये तो एक तरफ 22% लोग बेरोजगार हैं और 20% वहां का इन्फ्लेशन है, लेकिन जो वहां के राजनेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? विदेश में पढ़ रहे हैं, और देश के बच्चों के लिए कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा यह भी जानना हमें बहुत जरूरी है कि जो घटनाक्रम जो घटना हुई थी 2008 में, यानी 2008 में यहां के बाद जब हमारी नेपाल में जो डेमोक्रेसी शुरू हो गई, यानी राजतंत्र वहां से खत्म हो गया, वो उसके बाद अब तक 13 से ज्यादा बार वहां सरकारें बदल चुकी हैं, 13 से ज्यादा बार सरकार बन चुकी है, यानी कोई भी सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पा रही है। ये सारी दिक्कत, ये सारी परेशानी, ये एक बहुत बड़ा रीजन है इन चीजों को होने के लिए जो अभी वहां पे हो रहा है। परिणाम क्या हुआ इसका? हर चीज जो होती है उसका कुछ न कुछ परिणाम तो होता ही है। वो ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, नाम सुना होगा आपने, ये वहां के प्रधानमंत्री, इन्होंने 9 सितंबर 25 को रिजाइन दे दिया। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। जब उन्होंने रिजाइन दे दिया तो वो आर्मी ने, इन लोगों ने वहां पर सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाया था वो हटा लिया, उसको वापस कर दिया स्थिति सामान्य करने के लिए। फिर जो जांच समिति बनाई और जो लोग उसमें मारे गए थे 19 या 25 लोग, इनको जो मुआवजा था वो भी देने के लिए सरकार ने मान लिया। फिर ये नेपाल में फिर यहां आ गया जेन जेड। फिर इन जेन जेड ने ही ये कहा, इनके कहने पर पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है कि अब ये इंटरिम गवर्नमेंट वहां की चलाएंगे, जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस एक इंटरिम सरकार चला रहे हैं, उसी तरीके से यहां चला। अब इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काम कर रही है, और वो क्या है उसको हम आगे आपको कभी इंटरनेशनल रिलेशन में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, क्या है ये। आपके लिए आज नेपाल के बारे में ये सारी जानकारी जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब नेपाल की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये युद्ध, ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, इस पे भारत की चिंता है, भारत देख रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि इसका एक अच्छा, जो भी इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सके वो निकल सके। तो हमें देखते रहना है। हमारा एक पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश के नाते उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर नज़र रखना हमारी जिम्मेदारी है, और उनकी मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे आप स्टूडेंट्स को जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं वो ये कि 2001 की घटना, 2008 में वहाँ से राजतंत्र का जाना, डेमोक्रेसी का शुरू होना, और फिर जेन जेड क्या है, जेन जेड के बारे में जानना। वहाँ के इन्फ्लेशन भी एक रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा कई रीज़न में एक वो भी एक इशू है। लेकिन जो जेन जेड है ये क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो आपको आज हमने जानकारी दी, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इसको आप नोट करें, और फिर ऐसे ही दूसरे इश्यूज़ पे हम लोग बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।